करोगे और ज्वाइन हो जाओगे। देखो, तीन चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। सबसे पहला क्लास जो स्टार्ट हुआ था, पिछला क्लास, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज पढ़ाया गया था। तो उसमें समलंब चतुर्भुज में आपको क्या ध्यान रखना है? पहला चीज कि समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम होता क्या है। अच्छा, कोई एक बच्चा है जो अपना माइक ऑन रखा है, संदीप। संदीप, अपना माइक बंद करो। चलो ठीक है, माइक कभी भी ऑन नहीं रखना है आपको। तो समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम आप पहचानोगे कैसे? तो कोई भी एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर हो, है ना, इस तरीके से मैंने बताया था। तो यहां पर अगर इस तरीके से चतुर्भुज बनाया जाए, तो अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है, ए बी सी डी, तो अगर मैं कह रहा हूं ए बी और सी डी ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो इसे क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज कहेंगे। या ये पढ़ाया गया था। इसमें एक चीज और बताया गया था या नहीं, कि यहाँ पर जो आसन्न कोण बनते हैं ये दोनों, मतलब समांतर भुजाओं के बीच क्रमागत कोण जो आपको दिख रहे हैं, इन दोनों का योग जो होता है, कोण ए और डी का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यह पढ़ाया गया था। दूसरा प्रॉपर्टी में ये चीज पढ़ाया गया था। चलो, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? पतंग। तो काइट किसे कहते हैं? तो काइट तो बस आपको पहचानने के लिए सीखना है कि पतंग किसे कहते हैं। तो कोई ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजा का, ध्यान से सुनना, आसन्न भुजा का दो युग्म यानी दो जुड़ा बराबर होने चाहिए। तो अगर इस तरीके से आपको चतुर्भुज दिख रहा है, जिसमें मैं क्या कह रहा हूं, जिसमें मैं कह रहा हूं ए बी और ए डी, ए बी ए डी के बराबर है, मतलब एक आसन्न कोण का जोड़ा आपको बराबर दिख गया। फिर मैं बोल रहा हूँ बीसी अगर डीसी के बराबर है, तो दूसरा आसन्न कोण, आसन्न भुजा का जोड़ा दिख गया। भुजा, ठीक है, आसन्न भुजा का जोड़ा बराबर होने चाहिए। तो बीसी डीसी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? काइट यानी पतंग कहते हैं। ठीक। अब समांतर चतुर्भुज किसके कहते हैं? समांतर चतुर्भुज भी लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, और समांतर चतुर्भुज के गुण भी पढ़ाए गए थे। इसके गुण भी। तो सबसे पहले देखते हैं समांतर चतुर्भुज पहचानोगे कैसे, इसका डेफिनेशन क्या है। तो कोई एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा समांतर होती है। तो इसमें कितने सम्मुख भुजा होंगे? तो चार भुजा में मुझे दिख रहा है ये भुजा ए बी और सी डी, यानी ए बी सी डी सम्मुख भुजा है, सामने सामने की भुजा, और ए बी सी डी के अगर समांतर है। ठीक। साथ ही साथ मैं कह रहा हूं अगर बी सी, ध्यान से सुनना, बी सी ए डी के समांतर है। ठीक है, ये दोनों भुजा को भी मैं समांतर बोल रहा हूं, सम्मुख भुजा का जो दूसरा जोड़ा है। तो ए डी और बी सी भी समांतर है, मतलब जितने भी सम्मुख भुजा है वो समांतर है। तो सम्मुख भुजा समांतर आपको दिख गया, तो क्या कहोगे? वो समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। इस वाले को समांतर चतुर्भुज नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें एक ही जोड़ा मुझे दिख रहा है ना, एक युग्म समांतर दिख रहे हैं। एडी और बीसी तो समांतर नहीं दिखा, तो इस वाले को हम लोग समांतर चतुर्भुज नहीं, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे, है ना। और इस वाले चतुर्भुज को क्या कहेंगे? इस वाले को कहेंगे समांतर चतुर्भुज। ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, बताओ हाँ या ना? इतना चीज पढ़ाया गया था या नहीं? चैट में लिखकर बताओ, इतना सारा चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था या नहीं? ठीक है, इतना चीज पढ़ाया गया था। इसके अलावा अब ध्यान से सुनो, इसके अलावा समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ाए गए थे। तो गुण एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में सभी गुणों को एक एक करके देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले एक रिकॉल क्वेश्चन आप सभी के लिए, है ना। तो रिकॉल क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी आसान सा क्वेश्चन है। अभी आपके पोल सेक्शन, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पोल सेक्शन में जाना है, आपको पता है। पोल सेक्शन में जाओगे और पोल सेक्शन में आंसर करोगे। काफी आसान सा क्वेश्चन है। एक पतंग है और इसमें एक विकर्ण जो है एक दूसरे को कितने डिग्री पर समविभाजित करते हैं। विकर्ण यहाँ पर बना के भी दिखाया गया है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दोगे, यहाँ पर समविभाजित के जगह पर आप इसे प्रतिच्छेद कर दोगे, है ना। प्रतिच्छेद लिख देना, है ना। बाइसेक्ट के जगह पर इंटरसेक्ट लिख देना। तो आपको यह समझना है कि पतंग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं।
तो कितने डिग्री पर काटते हैं? तो देखो यहाँ पर विकर्ण बना के भी दिखाया गया है, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों कितने डिग्री पर एक दूसरे को काट रही है। बस चित्र को आप ध्यान से देखोगे तो आंसर कर पाओगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो एक पतंग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अच्छा पोल में आंसर करो जल्दी से, सभी लोग के आंसर अब तक नहीं आए, काफी बच्चे अभी हो लेकिन आंसर काफी कम आए। तो जल्दी से पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5 4 3 2 1। ठीक है, तब चैट ओपन है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है, एक पतंग का जो विकर्ण होता है, ठीक है, वो दोनों कितने डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटती है। तो यहाँ पर आप अगर चित्र को भी ध्यान से देखो तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पतंग आप कैसा भी बनाओ तो इसका जो विकर्ण होगा वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगी, है ना। कितने डिग्री पर काटेगी? 90 डिग्री पर काटेगी। ठीक है, 90 डिग्री पर काटेगी। तो ये आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैसा भी आप पतंग बना के देख लो। ठीक है, एक और पतंग मैं बना रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से एक पतंग बनाए। सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आवाज जा रही होगी। आप एक बार लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, आवाज जाएगी। आप जल्दी से लेफ्ट करो और ज्वाइन हो जाओ। चलो, तो यहां पर अगर मैं इसके दोनों ही विकर्णों को बनाऊं तो एक विकर्ण मुझे ऐसा दिख रहा है, सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। दूसरा विकर्ण मैं बनाऊं तो दूसरा विकर्ण ये वाला होगा। तो आप यहां से देख सकते हो इन दोनों, ये जो दोनों विकर्ण है एक दूसरे को कितने डिग्री पर काट रही है? 90 डिग्री पर काट रही है ना। तो ये 90 डिग्री इसका आंसर होगा। आप कैसा भी पतंग बनाओगे इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको कॉपी में लिख भी लोगे। एक पतंग के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस तरीके से आप अपने कॉपी में लिख लोगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। चलो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आज अपनी फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसे ये भी चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में कितने प्रॉपर्टीज होते हैं? 5 गुण। आप सभी को लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, 5 गुण लास्ट क्लास में भी पढ़ाया गया था। तो अभी क्या करते हैं, एक एक करके सभी को रिवाइज कर लेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था। तो एक बार रिवाइज करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। चलो, तो यहाँ पर क्या है, सभी गुण, जितने भी गुण लास्ट क्लास में पढ़ाए गए थे आप सभी को, सभी गुण एक साथ लिखे गए। तो जल्दी जल्दी से आप सभी को ये सभी गुण को पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या है? पहला गुण क्या है? पहला यही है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ठीक है, दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण यही है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा जो होती है वो बराबर भी होती है, मतलब जो भुजा समांतर होगी वो बराबर भी होगी। तीसरा गुण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के जो कोण होंगे वो बराबर ही होंगे। चौथा प्रॉपर्टी क्या है? चौथा प्रॉपर्टी यही है कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। और पांचवा प्रॉपर्टी क्या है? समांतर चतुर्भुज। अच्छा, कोई एक बच्चा है जो अपना माइक ऑन रखा है, राठौर, राठौर के नाम से जो भी बच्चा है, आप अपना माइक बंद रखो। चलो, पांचवा प्रॉपर्टी यानी पांचवा गुण क्या है? समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं, मतलब उनके योग कितना होगा? उनका योग 180 डिग्री होगा।
ठीक है, तो ये पांचों प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था या नहीं पढ़ाया गया था, ये बताओ। अजय के नाम से जो बच्चा है, अपना माइक बंद कर दो। ये सारे प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, ठीक है। तो एक बार यहां पर समझोगे, इन सभी प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, है ना। तो एक समांतर चतुर्भुज यहां पर बनाया गया। उदाहरण से ही आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ABCD। तो देखो एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज को यहां पर मैं लिख रहा हूं। पहला क्या है, पहला यही लिखूंगा कि अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो AB, ये जो लाइन है AB और BC, ये दोनों क्या होंगी, समांतर होगी, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, AB BC के समांतर है। और साथ ही साथ क्या लिखूंगा, AD जो है वो BC के समांतर है। मतलब ये जो AD है वो BC के समांतर है। क्यों, क्योंकि आपको ये पढ़ाया गया कि सम्मुख भुजा समांतर होती है। पहला चीज तो मुझे ये समझ में आया। दूसरा चीज, जो सम्मुख भुजा है मतलब आमने सामने की भुजा, जो समांतर जिसे आप बोल रहे हो, वो बराबर भी होती है। मतलब अगर AB और DC समांतर है, AD है, तो AB और DC अगर समांतर है तो AB DC के बराबर होगा। और साथ ही साथ AD BC के बराबर होगा। ये सारी चीज को आपको नोट करके लिखना है। तो AD ये BC के बराबर होगा और DC AB के बराबर होगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये हो गया। तीसरा गुण, तीसरा गुण क्या था, सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण D जो होगा वो कोण B के बराबर होगा और कोण A जो होगा वो कोण C के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कोण D जो है वो कोण B के बराबर है और कोण A जो है वो कोण C के बराबर है ना। तो कोण A और C बराबर होंगे, ठीक है। इतना चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या था, चौथा प्रॉपर्टी क्या था। तो चौथा प्रॉपर्टी यही था कि इसमें आप अगर विकर्ण बनाओगे, तो अगर मैं यहाँ पर दो विकर्ण बनाऊं तो इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लो अगर ये दोनों विकर्ण बिंदु O पर काटते हुए गुजर रहे हैं, तो बिंदु O पे अगर काटते हुए गुजर रहे हैं तो OB की जो लंबाई होगी वही OD की लंबाई होगी, है ना। तो OB और OD बराबर होगा और OA का जो लंबाई होगा OA OC के बराबर होगा, है ना। तो OA और OC बराबर होगा। इतना चार प्रॉपर्टी हो गया, चार गुण हो गए। अगर मैं कह रहा हूं OD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो OB भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर OD 3 सेंटीमीटर है, OA 3 सेंटीमीटर है, तो OC भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, तो पांचवा और आखिरी प्रॉपर्टी क्या था, पांचवा प्रॉपर्टी के लिए मैं फिर से एक समांतर चतुर्भुज बना दे रहा हूं, ठीक है। तो एक और समांतर चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं और इसका भी नाम ABCD ही दे देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा ABCD। देखो पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता था कि आसन्न कोण जो भी होंगे, इसमें जो भी आसन्न कोण होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा, है ना। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, कोण A और कोण B, ये दोनों आसन्न कोण है। आसन्न कोण आपको पहचानने के लिए आता है। तो कोण A और B को अगर आप जोड़ोगे तो इसका योग 180 डिग्री मिलेगा। उसी तरीके से आप अगर कोण B, अगर आप कोण B और कोण C को जोड़ के देखोगे तो कोण B और C का भी योग इनको जोड़ने पर 180 डिग्री मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं कोण C और D को जोड़ दूं तो कोण C और D को भी आपको जोड़ने पर 180 डिग्री ही मिलेगा। और आखिरी जोड़ा जो बनेगा कोण A और कोण D को भी जोड़ने पर 180 डिग्री मिलेगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा, आसन्न कोण का, जो भी आसन्न कोण होंगे समांतर चतुर्भुज में वो संपूरक होंगे। संपूरक मतलब उनका योग 180 डिग्री होगा। ये सारा चीज समझ में आया या नहीं आया, यही पांच गुण पढ़ाए गए थे, यही पांच गुण पढ़ाए गए। अब बताओ ये सारी चीज समझ में आई या नहीं है। ये सारी चीज लास्ट क्लास में ही पढ़ाया गया था, है ना। चल, इसको तो हमने अच्छे से समझ लिया, लास्ट क्लास में ही पढ़ा और आज भी पढ़ लिया। तो अभी क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है और आंसर करना है। तो पोल सेक्शन में जाओ जल्दी से और आंसर करो।
तो यहां पर आपको ये देखना है कि अगर एंगल P का मान 75 डिग्री है तो कोण R का मान बताओ। काफी आसान सा क्वेश्चन है, और PQ से एक समांतर चतुर्भुज है। और ये क्वेश्चन काफी आसान है, इसलिए काफी कम समय मिलेगा आपको। जल्दी से पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। समांतर चतुर्भुज PQRS में अगर कोण P 75 डिग्री है तो कोण R कितने डिग्री का होगा? काफी कम आंसर आए हैं अब तक। अच्छा, आपका आंसर तभी सबमिट होता है जब आप पोल में आंसर देते हो। चैट में आंसर दोगे तो आपका आंसर सबमिट नहीं होगा, तो आपको पोल में ही आंसर देना है। यस सर। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है। मैं बार बार कहता हूं, कभी भी आपको पूरे क्लास में माइक नहीं ऑन करना है जब तक आपको नाम से नहीं बुलाया जाए। चलो 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब चैट ओपन है। अब आप चैट में आंसर भी लिख सकते हो और डाउट भी पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो। अब ध्यान से देखो, समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण P का मान 75 डिग्री दिया गया। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि ये जो भी चतुर्भुज दिख रहा है यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। यहां पर अगर कोण P का मान 75 डिग्री है तो कोण R का मान आपसे पूछा जा रहा है। कोण P और कोण R कैसा कोण है? कोण R और कोण P ये दोनों सम्मुख कोण है, मतलब आमने सामने के कोण है। तो आमने सामने वाले कोण को क्या कहते हैं? आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तीसरा गुण आपको पढ़ाया गया था ना, तीसरा गुण में आपको क्या बताया गया कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर कोण P 75 डिग्री का है तो कोण R भी कितने डिग्री का होगा? कोण R भी 75 डिग्री का ही होगा। तो हम कहेंगे यह भी 75 डिग्री का होगा। आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? चैट में लिख के बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लोगे या नहीं? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। तो फिर से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है ना? फिर से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, फिर से जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में और आंसर करो। समांतर चतुर्भुज ABCD में AD की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है और AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो CD और BC की लंबाई बताएं। तो CD और BC की लंबाई आपको बताना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे आंसर कर सकोगे। आपको बस गुण पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होता है। तो काफी आसान से क्वेश्चन है ये सारे। 15 सेकंड और है आपके पास, 15 सेकंड में पोल को एंड कर दूंगा। ठीक है, आपको सभी ऑप्शन को देखना है और आंसर करने की कोशिश करनी है। सर आंसर सी है। तो अगर AD और AB के, अच्छा माइक ऑन करके नहीं बताना था, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ माइक कभी नहीं ऑन करना है। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और अब चैट सेक्शन ओपन है। चलो अब समझते हैं यहाँ पर। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या दिया गया है? AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर, मतलब AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है और AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमसे CD की लंबाई और BC की लंबाई पूछी जा रही है। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा या आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अगर AB 10 सेंटीमीटर है तो AB के सामने वाली भुजा भी बराबर होगी 10 सेंटीमीटर की। अगर AD 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने जो भी भुजा आपको दिख रहा है BC 6 सेंटीमीटर के ही बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? CD की लंबाई हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर
और बीसी की लंबाई मिल गई 6 सेंटीमीटर। अब आप सभी ऑप्शन को देखोगे तो हमारा सीडी की लंबाई 10 सेंटीमीटर सिर्फ ये वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो यह हमारा गलत उत्तर होगा, यह भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सीडी 10 सेंटीमीटर और बीसी 6 सेंटीमीटर। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज में, तो आप आंसर कर पाओगे। चलो अब बताओ, इतना समझ में आया या नहीं आया? इसका आंसर ऑप्शन सी क्यों होगा? जल्दी से वाई या एन लिखकर बताओगे। काफी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं समांतर चतुर्भुज पे। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, और यह भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग आंसर कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 93 में एसी की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो ओसी की लंबाई कितनी होगी? तो ओसी की लंबाई आपको बताना है। देखो एसी कहां पर है, ओसी कहां पर है? पोल में आंसर करो जल्दी से। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये सारे, इतने समय नहीं लेना चाहिए आपको। काफी अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप काफी आसानी से आंसर कर सकोगे। अगर एसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो ओसी की लंबाई बताना है। चलो 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 5 सेकंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और कोई भी डाउट अगर हो तो आप चैट में लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो यहां पर दिया गया है एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें एसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरा जो एसी हमें दिख रहा है एक विकर्ण, तो ये 6 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, आपसे पूछा क्या जा रहा है ओसी की लंबाई। तो आपने क्या पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज के गुणों में पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो यहां से अगर मुझे ये पता है कि एसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो ओसी की लंबाई के बारे में मैं क्या बोलूंगा? ओसी जो होगा एसी का आधा होगा। तो मैं कहूंगा ओसी जो होगा वो एसी का आधा होगा, यानी 6/2, यानी 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो ओए और ओसी दोनों ही बराबर होंगे, है ना। ओए और ओसी दोनों बराबर होंगे, तो ओसी भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओए भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए ये दोनों मिलके एसी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ये समझ में आया या नहीं आया? काफी आसान सा क्वेश्चन था। आपको बस ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर पूरा लंबाई ये 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर ये होगा और 3 सेंटीमीटर ये होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को? अगर ये समझ में आ गया तो अब क्या करते हैं, आज हम लोग आज के फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज तो लास्ट क्लास में पढ़ा गया था इसका गुण, तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, है ना। देखो कुछ चतुर्भुज है, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज में कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज है ना। 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कुछ आयत, दूसरा होता है वर्ग, और तीसरा होता है समचतुर्भुज, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, है ना। तो इन तीनों को एक एक करके देखेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, वर्ग क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, कि ये तीनों के तीनों क्या है, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, और समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब तीनों ही तीनों क्या है, समांतर चतुर्भुज के ही एक एक प्रकार है। ठीक है, तो जितने भी आयत होंगे, जितने भी वर्ग होंगे, जितने भी समचतुर्भुज होंगे, सभी को हम समांतर चतुर्भुज भी बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, रेक्टेंगल यानी आयत पढ़ते हैं। तो रेक्टेंगल या आयत किसे बोलोगे? देखो यहाँ क्या लिखा है, तो जो मैं बोल रहा हूँ बस इतना पढ़ना,
अगर मैं बोल रहा हूँ आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो इससे मुझे क्या पता चला कि जितना भी आप आयत बनाओगे, अगर आप सिर्फ इतना पढ़ोगे तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितना भी आप आयत बनाओगे, जैसा जैसा भी आयत हो, वह एक समांतर चतुर्भुज ही होगा। ठीक। अब कैसा समांतर चतुर्भुज? मैं यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं। क्या यह समांतर चतुर्भुज आयत होगा? आप लोग बताओ, यह जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है, अगर मैं कह रहा हूं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ए भी इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, तो क्या यह एक आयत है? यस या नो? तो आप सभी के आंसर, क्या यह आयत है? यह आयत है क्या? नहीं, यह आयत नहीं है। ठीक है, इसे हम आयत नहीं बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे आयत नहीं बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब कोई भी चैट में कुछ नहीं लिखेगा, चैट में कुछ नहीं लिखेगा, सभी लोग स्क्रीन पर देखो। ठीक है, इस वाले चतुर्भुज को एबीसीडी को हम आयत नहीं बोलेंगे। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूं, क्या चेंज कर रहा हूं? अब देखो, अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूं, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसके सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो कोई ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री के हो जाएं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयत यानी रेक्टेंगल बोलेंगे। तो अगर मैं यहां सभी पे 90 डिग्री बना दूं, तो यह एक आयत कहलाएगा। अब यह आयत होगा, है ना? यह एक आयत नहीं होगा। अब समझ में आया या नहीं आया? तो पहले वाले आकृति को आप आयत नहीं बोलोगे और दूसरे वाले आकृति को आयत आप बोलोगे, है ना? अब ध्यान से सुनना, फिर से मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। अगर कोई ऐसा समांतर चतुर्भुज बना है, यहाँ पर देखो पहला वाला जो आकृति आपको दिख रहा है, मैं काफी सारी चीज में मिटा दे रहा हूँ, तब आपको ज्यादा सही से दिख पाएगा। अब देखो पहला वाला आकृति, ऐसे कोई एक बच्चा जो माइक ऑन रखा है, अपना माइक पहले बंद कर दो। देखो पहला वाला जो आकृति आपको दिख रहा है, इसे आप समांतर चतुर्भुज बोलोगे, इसे आप आयत नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारे कोण जो आपको दिख रहे हैं, कोई भी 90 डिग्री का कोण नहीं दिख रहा, है ना? तो इसे हम समांतर चतुर्भुज ही बोलेंगे। लेकिन जो दूसरा वाला आकृति है, दूसरे वाले आकृति को आप समांतर चतुर्भुज ही बोलोगे। सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ, ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं? तो बोलोगे हाँ, यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है कि सम्मुख भुजा समांतर, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। तो सम्मुख भुजा समांतर है, इसलिए दूसरा वाला जो आकृति है समांतर चतुर्भुज तो है ही, साथ ही साथ समांतर चतुर्भुज होते हुए यह एक आयत भी है। आयत क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, मतलब प्रत्येक कोण समकोण है। अब समझ में आया या नहीं आया? अब समझ में आया या नहीं आया? चैट में लिख के बताओ। ठीक है, अच्छा माइक नहीं ऑन करेगा, चैट में लिख के आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख के दिया गया है कि जितने भी आयत होंगे उसके सभी कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो जितने भी कोण होंगे सभी 90 डिग्री के बराबर होंगे, है ना? ये समझ में आ गया आप सभी को? अब देखो, अब क्या हुआ, यहां तक आपने ये समझ लिया कि आप कैसे समांतर चतुर्भुज को आयत बोलोगे। तो आयत के गुण देखते हैं। ठीक है, मतलब आयत में और क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना, सबसे पहले आप ये बोल रहे हो कि जितने भी आयत हैं वो एक समांतर चतुर्भुज होता है ना? तो आपको ये पता है कि जो भी आयत होंगे वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसलिए आयत में जितने भी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, मतलब आयत के जो भी गुण होंगे वो समांतर चतुर्भुज के भी गुण। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के जो भी गुण थे, कितने गुण पढ़ाए गए? 5 गुण पढ़ाए गए ना? तो वो पांचों के पांचों आयत में भी लागू होंगे। तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण आयत में भी होते हैं। ठीक है, क्या क्या गुण थे ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या बताया गया कि सम्मुख भुजा, ध्यान से सुनते जाना, सम्मुख भुजा समांतर होती है। तो देखो मैं कह पा रहा हूं कि चलो ए बी और सी डी समांतर है, ए डी और बी सी समांतर है। ठीक है, पहला गुण मिल गया। दूसरा गुण क्या था? सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो सम्मुख भुजा मुझे बराबर दिख रही है, ए बी सी डी के बराबर और बी सी ए डी के बराबर। तो किसी भी आयत में क्या आपको पता है कि सम्मुख भुजा जो होती है वो बराबर होती है, ए बी सी डी के बराबर हो जाएगी
और BC AD के बराबर हो जाएगा। तो 2 गुण मिल गया। तीसरा गुण क्या था, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण देखो यहाँ पर दिख तो रहा है, यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण भी 90 डिग्री है, मतलब सम्मुख कोण बराबर है। अगर ये 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री है ना। तो सम्मुख कोण फिर से बराबर मिल गया, तो सम्मुख कोण भी बराबर मिल गया। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी भी मिल गया। चौथा गुण क्या था, चौथा गुण था कि इसका जो विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटती है, मतलब समविभाजित करती है। तो आयत में भी इसके जो विकर्ण है वो बराबर हिस्सों में ही बांटेंगे। मतलब अगर मैं कह रहा हूं ओडी की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है तो ओबी की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर होगी। अगर ओसी की लंबाई फिर यहां भी 8 सेंटीमीटर होगी और यह भी 8 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है। चौथा जो गुण था, चौथा गुण क्या था, चौथा गुण यही था कि आसन्न कोण के योग 90 डिग्री होते हैं, यानी संपूरक होते हैं। तो आप देखो अगर ये 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, मतलब यह संपूरक है। तो आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि समांतर चतुर्भुज के जो भी गुण थे वो सभी के सभी गुण आयत में भी आपको दिखेंगे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज में सभी कोण जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, लेकिन आयत में सभी कोण 90 डिग्री के ही होंगे, सभी कोण बराबर होंगे और सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, सभी कोण बराबर होंगे और सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे। चलो एक चीज और आपको ध्यान रखना है, एक चीज जो एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, देखो एक चीज एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है कि आयत में जो दोनों विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है एक्स्ट्रा, समांतर चतुर्भुज से कि आयत का जो विकर्ण होगा, विकर्ण AC और BD, इसकी लंबाई जो होगी वो बराबर होती है, AC और BD की लंबाई बराबर होती है। ठीक, ये चीज आप नोट करके रख लोगे कि आयत में दोनों ही विकर्ण बराबर होते हैं। चलो इसे और समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाऊं, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो चैट में आंसर करोगे। यह क्या है, यह आयत है या नहीं, बताओ हाँ या ना। इसे आप आयत बोलोगे या नहीं बोलोगे, तो आप बोलोगे नहीं यह एक आयत नहीं है, नो। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं दिख रहे। ठीक है, तो यह एक आयत नहीं है, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे समांतर चतुर्भुज। अब देखो इसके आप अगर विकर्ण बनाओगे तो मुझे ये बताओ, ये जो विकर्ण आपको दिख रहे हैं AC और BD, ये दोनों बराबर है क्या, AC और BD बराबर है क्या, दोनों ही विकर्ण बराबर दिखते हैं, AC और BD का बराबर होता है क्या दोनों का लंबाई, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, यही चीज आपको समझना है। अगर आपसे समांतर, अच्छा आप चैट में नहीं लिखो कुछ, आप समझो, स्क्रीन पर देखो। ठीक है, तो अगर आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया जाए तो उसके विकर्ण बराबर जरूरी नहीं है कि विकर्ण बराबर है ना। तो AC और BD की लंबाई बराबर नहीं होती। अपने कॉपी में अभी जैसा मैंने अभी ABCD बनाया है ना समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज आप अपने क्लास में अपने कॉपी में बनाना, इस क्लास के बाद कॉपी पे बनाना और उसमें 2 विकर्ण बनाना और दोनों विकर्णों को आप स्केल से मेजर करके देखना, तो आपको पता चलेगा BD की लंबाई बड़ी है और AC छोटी है, तो BC और AD बराबर नहीं होते। ठीक है, तो AC और BD बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, अगर मैं आयत बना दूं, देखो अगर आप रेक्टेंगल बनाओगे या आयत बनाओगे, अब इसमें अगर आप विकर्ण बनाए तो ये जो दोनों विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब आप अब बोल सकते हो कि AC और BD बराबर हो, है ना। तो अब AC और BD आपको बराबर दिख रहे हो, तो AC और BD आयत में बराबर होंगे, समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि वो बराबर। अब समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो विकर्ण कहाँ बराबर होंगे, आयत में बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होगा। अच्छा देखो अगर कंफ्यूजन होता है
तो आप इस तरीके से बना के देख सकते हो, जो आपको काफी आसानी से दिख जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ, ये जो आकृति आपको दिख रही है, इस तरीके से आप बनाओ। इसके बारे में आपसे पूछ रहा हूं कि ये दोनों भुजा समांतर है और ये जो दोनों भुजा है समांतर है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है? समांतर चतुर्भुज है या नहीं है? तो इसे आप समांतर चतुर्भुज बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों विकर्ण को हम बनाते हैं। ठीक है, पहला विकर्ण मुझे दिखा यहाँ पर, देखो ये वाला। ठीक, पहला विकर्ण मुझे ये वाला दिखा। दूसरा विकर्ण मैं ब्लू लाइन से बना रहा हूँ, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या कहना है, मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ ABCD। देखो एक विकर्ण जो है ये न्यून कोण वाले से है, दोनों न्यून कोण दिख रहे हैं ये दोनों, है ना? तो ये दोनों न्यून कोण है और ये दोनों कोण अधिक कोण है ना? तो ये वाला हमेशा जो होगा आपका BD जो दिख रहा है आपको, ये छोटा भुजा, छोटा विकर्ण है ना। BD छोटा दिखेगा आपको और AC की लंबाई आपको बड़ी दिखेगी। आप अपने कॉपी में बना के देखना। ठीक है, AC की लंबाई बड़ी दिखेगी और BD की लंबाई छोटी दिखेगी। और वही अगर मैं एक रेक्टेंगल बना दूं, यानी एक आयत बना दूं, तो इसके दोनों ही विकर्ण आप जैसे ही बनाओगे, दोनों ही विकर्ण बिल्कुल बराबर होंगे, दोनों ही विकर्ण बिल्कुल बराबर होंगे। चलो, तो ये सारी चीज समझ में आ गई। तो अभी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, आयत पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको पोल सेक्शन में जाना है और आंसर करना है। तो आपको पोल सेक्शन में जाना है और बताना है, अगर ABCD में AD की लंबाई और AB की लंबाई दे दी गई है, तो CD और BC की लंबाई बताओ। अच्छा जगबीर, आप अपना कैमरा बंद कर दोगे और क्लास लेट के नहीं करना है, बैठ के करना है। कॉपी और पेन लेके करना है, लिखते रहना है आपको। देखो अगर AD और AB की लंबाई दी गई है तो CD और BC की लंबाई कितनी होगी? कैमरा बंद रखने बोला गया है, ऑन करने नहीं बोला गया है। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है। ठीक है सर। चलो 5 सेकंड में पोल को बस एंड करेंगे और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और है आपके पास। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड करता हूँ। जगबीर आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको माइक हमेशा बंद रखना है। चलो अब देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या है। तो आयत ABCD में AD की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, मतलब AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो CD और BC का मान बताओ। तो CD क्या है, मुझे दिख रहा है किसी भी आयत में सम्मुख भुजा बराबर होती है। मतलब अगर AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो DC या CD की भी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना? उसी तरीके से अगर DA की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि किसी आयत में आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होती है। यही तो अभी आपको बताया गया कि समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों ही में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया या नहीं आया, चैट में लिखकर बताओ। ये समझ में आया या नहीं आया सभी?
ठीक है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन आप सभी को अभी ट्राई करना है और इसमें कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है आप सभी को। तो इसके लिए आपको मैं समय दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, किसी भी आयत में दो भुजा दी गई है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की। तो आयत के विकर्ण आपको बताना है। तो आयत का विकर्ण बताओ। विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। इस आयत में विकर्ण की लंबाई बताओ। अगर दो भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो विकर्ण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अच्छा, काफी कम आंसर आए हैं इस क्वेश्चन में, काफी कम आंसर आए हैं, ऐसा क्यों? सेकंड चालू सर, सेकंड चालू कर। चलो 5 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड और दे रहा हूँ, 5 सेकंड में आंसर करो, उसके बाद पोल को एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, माइक बंद करो। चंदन गुप्ता, और चंदन गुप्ता के नाम से जो ही बच्चा है। चलो अब चैट ओपन है, आप चैट में आंसर कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया किसी आयत में दो भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की है। तो आयत का विकर्ण आपको बताना है, ठीक है। तो काफी लोगों के आंसर ऑप्शन डी आए, और मैं ये बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। डी जिनका भी आंसर है गलत है, ठीक है। काफी लोगों के आंसर डी थे इसलिए मैंने बताया, ठीक है। डी इसका गलत उत्तर है। तो सही उत्तर क्या है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयत बना लिया गया। अब इस आयत का मैं नाम दे देता हूँ ABCD, ठीक है। तो इसमें आपको पता है एक भुजा 3 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो मैंने BC को लिख दिया 3 सेंटीमीटर और AB को लिख दिया 4 सेंटीमीटर। इतना तक सही है, समझ में आया? अब तक कोई डाउट? ये समझ में आ गया ना, हाँ या ना बताओ। ये अभी तक तो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी बस उसके अनुसार मैंने आयत के चित्र बना दी, ठीक है, एक फिगर बना दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी विकर्ण बनाते हैं। विकर्ण कैसे बनाओगे? सामने वाले भुजा कोण को जोड़ दोगे, सम्मुख शीर्षों को जोड़ोगे तो यहां से आपको एक विकर्ण मिल जाएगा। तो AC को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे AC इस आयत का एक विकर्ण है ना। AC इस आयत का एक विकर्ण है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहाँ पर कोण B का मान कितना होगा, ये बताओ। कोण B का मान कितना होगा? जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ चैट में लिख के आंसर दो। कोण B का मान कितना होगा? कोण B का मान के बारे में कोई बता सकता है क्या? इस चतुर्भुज में कोण B का मान कितना होगा? तो अभी आपको पता है किसी भी आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, कोण B का मान 90 डिग्री होगा। चलो, अगर इतना आपको पता है तो आप कह सकते हो ना, त्रिभुज ABC को मैं अगर ध्यान से देखूं, त्रिभुज ABC जो अभी आपको काले कलर से दिख रहा है ना, ये त्रिभुज को आप अगर ध्यान से देखो तो इस त्रिभुज को आप क्या बोलोगे? त्रिभुज ABC को आप समकोण त्रिभुज बोलोगे या नहीं बोलोगे? बताओ, ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है, हाँ या ना? ABC समकोण त्रिभुज है, इतना तक आप सभी को एक एक चीज समझते चलो। ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ चीजों को मैं अगर मिटा दूं, ठीक है,
अगर मैं इस सारी चीजों को मिटा दूं तो अब आप क्या बोलोगे? ये जो AC भुजा दिख रही है ये हमारा त्रिभुज ABC का कर्ण है। अब ऐसा क्यों? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। और यही भुजा आयत में विकर्ण है ना। तो आपको अभी दिख रहा था, हाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, वेरी गुड, ठीक है। तो हाँ वेरी गुड, आंसर क्या होगा? आपने सही आंसर दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, जो AC भुजा है, ध्यान से सुनना, जो AC भुजा को आप विकर्ण बोल रहे थे वह पाइथागोरस थ्योरम या वो समकोण त्रिभुज का कर्ण है। ये समझ में आया ना? जो विकर्ण है वही कर्ण है। विकर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विकर्ण को डायगोनल कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है और चतुर्भुज में विकर्ण होता है। चलो, तो अगर मैं इस त्रिभुज को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूं, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाऊं, तो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम आप सभी को पता होना चाहिए, कर्ण का जो वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो जो भी चीजें पहले पढ़ाई गई है वो सारी चीज यूज होगी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि आप भूलते जाओ, तो सारी चीज यूज होते जाएंगे। तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय हमने यूज किया। अब कर्ण को क्या लिखेंगे? कर्ण ये वाला है, भुजा AC, है ना। ये भुजा AC जो आपको दिख रहा है ये हमारा कर्ण है। हम लिख दिया AC का वर्ग बराबर आधार कौन सा है? तो आधार हम इसे कहते हैं 4 का वर्ग। लंब कौन सा है? तो लंब BC भुजा है ना। तो BC भुजा की जगह पर मैंने लिख दिया, तो चलो नाम लिख देते हैं, है ना। तो अभी पहले मैं एक बार इसका नाम लिख देता हूँ। मैं क्या कहूंगा? आधार हमारा AB है, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब सभी के मान रख दो। AB का मान आपको दिख रहा है 4 का वर्ग, BC का मान आपको दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 का वर्ग। अब आप जोड़ोगे इसे तो 16 आएगा और 3 का वर्ग 9 आएगा, और 16 और 9 को जोड़ोगे तो 25 आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? तो बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? इतना स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? इसके आगे पहले आप बताओ फिर मैं बताऊं। यहां तक नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? असु आप अपना माइक ऑन करो, माइक ऑन करके बताओ क्या नहीं समझ में आया। अच्छा सिर्फ असु बोलेंगे अभी। असु आप अपना माइक ऑन करो और बताओ क्या नहीं समझ में आया, कहां पर डाउट है आपको। चलो अगर आप नहीं बोल रहे हो तो क्या करेंगे, इसको एक बार रिपीट कर लेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको फिर से रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो AC का वर्ग 25 के बराबर है, 25 के बराबर। अब पहले इतना बताओ 25 किसी नंबर का वर्ग है क्या? 25 किसी नंबर का वर्ग है या नहीं? किस नंबर का वर्ग है? तो आपको पता है 5 का वर्ग है ना। 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग करोगे तो 25 मिल जाएगा, 5 गुना 5। ये सारी चीज पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ाई गई थी। तो आप कह सकते हो AC का जो वर्ग होगा वो 5 के वर्ग के बराबर है। AC का जो वर्ग होगा 5 के वर्ग के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, अगर दोनों ही साइड अगर हम वर्गमूल ले लें तो ये वर्ग से वर्ग अगर हटा दिया जाए तो AC का मान 5 के बराबर होगा। तो AC का मान 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो AC का मान यानी कर्ण या विकर्ण जो भी आप बोलो, अगर आप समकोण त्रिभुज देख रहे हो तो आप कहोगे कर्ण का मान हमें 5 सेंटीमीटर दिखा। तो अभी के लिए मैं क्या कहूंगा, AC 5 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं आयत बना दूं, जो आयत पहले बना हुआ था, है ना, इस तरीके से आयत हमारा पहले बना हुआ था, हम कहेंगे ये जो हमारा आयत का जो विकर्ण है, विकर्ण AC और AC की लंबाई 5 सेंटीमीटर आ गई। तो मैं कहूंगा AC की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा, हमारा आंसर 5 सेंटीमीटर होगा। अब बताओ कोई डाउट है क्या? समझ में आया या नहीं आया? वाई या एन? वाई या एन लिखकर बताओगे। असु आपको समझ में आ गया यहां तक? फिर से रिपीट करना है क्या? अगर रिपीट करना है तो रिपीट लिख दो, रिपीट करना है तो आप लोग एक बार रिपीट लिख दो, चैट में लिख दो रिपीट। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग बोल दोगे। समझ में आ गया तो वाई लिखो, नहीं आया तो एन लिखो, और अगर रिपीट करना है तो आप लोग लिख दो रिपीट। वाई या एन नहीं लिखना, रिपीट लिखोगे तब मैं फिर से बता दूंगा।
तो इतना तक समझ में आ गया है ना? ठीक, नहीं आप रिपीट मत करना, ऐसा कोई नहीं लिखेगा। अगर किसी को अगर नहीं समझ में आएगा और अगर बोलेंगे तो मैं फिर से जरूर रिपीट करूंगा, ठीक है? सभी को समझ में आना चाहिए, ये क्लास इसीलिए हो रही है कि हर एक बच्चा को समझ में आना चाहिए। चलो, तो सभी को समझ में अगर आ गई है तो मैं क्या करता हूँ, हाँ बिल्कुल, चलो समझ में आ गया तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बहुत बच्चे का आंसर गलत था, ठीक है? इस बार मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बच्चे का आंसर गलत था, इसलिए मैं इतना समय लेके आप सभी को ये क्वेश्चन बताया। और इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, तो किसी को भी गलत नहीं करना है। ऐसा कहीं मत करना कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जोड़ के 7 सेंटीमीटर आंसर कर दिया, तो ये आंसर आपका गलत होगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लगेगा, पाइथागोरस के प्रमेय लगाओगे, सोल्व करोगे तभी आंसर करोगे, है ना? चलो, तो फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, तो आयत पे एक क्वेश्चन और अभी दिख रहा है आपको। पोल सेक्शन में जाओगे और पोल सेक्शन में आंसर करोगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। किसी आयत में अगर AC की लंबाई दी गई है तो BD और OB की लंबाई बताओ। तो BD और OB की लंबाई पूछी जाए। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। काफी कम आंसर आए अब तक। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो आंसर सभी के आने चाहिए। अगर AC की लंबाई दी गई है तो देखो BD की लंबाई कितनी होगी और OB की लंबाई कितनी होगी। दस सेकेंड और है आपके पास, 10 सेकेंड और है आपके पास। 10 सेकेंड में पोल को एड कर दूंगा और पोल चैट आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो, तो यहां पर आपको क्या दिया गया है? ABCD क्या है? एक आयत है। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसमें AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो मैं क्या कहूंगा, AC देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है AC हमारा एक विकर्ण है। AC क्या है? AC इस चतुर्भुज में यानी इस आयत में विकर्ण है। तो एक विकर्ण की लंबाई दे दी गई है जो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है? अब आपसे BD पूछी जा रही है, मतलब दूसरे विकर्ण का पूछा जा रहा है। BD क्या है? BD में देख रहा हूं तो BD भी मुझे एक विकर्ण दिख रहा है। तो AC और BD क्या है? विकर्ण है। अच्छा ये बताओ, किसी भी आयत में, अभी इतने डिटेल में तो मैंने बताया था ना, किसी भी आयत में उसके दोनों ही विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभी क्या बताया था? किसी भी आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो AC और BD की लंबाई बराबर होगी। तो मुझे ये पता चल गया कि BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी, है ना? बताओ, BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर, समझ में आया ना? BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है? तो अब मैं अगर ऑप्शन को देखने जाऊं तो मुझे दिख रहा है BD यहाँ 4 सेंटीमीटर लिखा, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ठीक है? ऑप्शन डी में भी देख रहा हूँ यहाँ 4 सेंटीमीटर लिखा, यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में BD 8 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी में भी BD 8 सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक? अब मैं देखता हूँ आगे हमें क्या ज्ञात करना था। तो अब हमें OB निकालना है। OB को अब देखो, OB ये वाला है ना, ये। तो आपको क्या पता है, ध्यान से सुनो। किसी भी समांतर चतुर्भुज, अब देखो समांतर चतुर्भुज क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अभी बोला था कोई भी आयत एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो समांतर चतुर्भुज में क्या पढ़ाया गया कि उसके विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को समविभाजित करेंगे, मतलब बराबर हिस्सों में बांटेंगे। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आयत में भी जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटेंगे।
तो यहाँ से क्या आपको पता चल रहा है कि अगर BD 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा अगर 8 सेंटीमीटर है, तो OD और OB बराबर बराबर होंगे, है ना। तो OD भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और OB भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब OD आपको निकालने के लिए पूछा जाए या आपको OB निकालने के लिए पूछा जाए, दोनों ही को आप क्या करोगे, BD का आधा कर दोगे, है ना। तो दोनों ही में आप क्या करोगे, BD का आधा कर दोगे। हम कह सकते हैं OD या OB जो होगा BD का आधा होगा, यानी 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ OB 8 दिया है तो B नहीं होगा, हमारा आंसर C होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर C होगा। आप सभी को समझ में आया या नहीं ये बताओ, काफी आसान सा था ये भी। ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलो, ये अगर समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो एक दो चीज नोट कर ले, ठीक है। दो चीज पॉइंट करके स्टार बना के लिख लो। अगर मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले आप लोग बताओगे, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या लिखोगे, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। ये चीज लिख लोगे, जितने भी आयत होंगे वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। दूसरा चीज क्या लिखोगे, सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते, है ना। तो जितने भी समांतर चतुर्भुज होंगे सभी के सभी आयत नहीं होंगे, लेकिन सभी आयत समांतर चतुर्भुज होंगे। जैसा कि यहाँ पर यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। अगर इस तरीके से एक आयत बना रहा हूँ तो इसे आप बोलोगे या तो आयत तो है ही, अगर सभी कोण 90 डिग्री के हैं तो यह आयत तो है ही, यह एक समांतर चतुर्भुज भी है, आयत भी है समांतर चतुर्भुज भी है। लेकिन इस तरीके से मैं बना दूं तो यह एक समांतर चतुर्भुज तो है लेकिन आयत नहीं है, ठीक है। यह दोनों है। समझ में आया या नहीं आया, इतना समझ में आया कि क्या लिखा गया यहाँ पर, सर ये समझ में आया या नहीं आया। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अभी कोई छोड़कर नहीं जाएगा क्लास। ये आपके पास होमवर्क दिख रहा है अभी, है ना। तो ये तीनों ही एक्सरसाइज आप सभी को सॉल्व करना है।